Hello dear aspirants, let us begin with our second session of reading comprehension. Day 1, session 1 for reading comprehension was already uploaded and brought to you live on 30th of September, Tuesday, that was yesterday. If you haven't watched that video, go and watch it because it is very important. Why so? Because I discussed the right strategy, the right approach to solve RC questions in that video itself. So this is day 2. I repeat, this is day 2. If you haven't watched day 1, you should watch that. Okay. तो आज हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अगेन विद 10 फॉलो अप क्वेश्चंस, वन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. लेट अस कंटिन्यू. सो एज आई डिस्कस्ड यस्टरडे, आप पहले क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेंगे. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई इज क्लाइमेट चेंज स्पेशली क्रिटिकल फॉर इंडिया. तो इंडिया विद रिलेशन टू क्लाइमेट चेंज आपने देखना है कि क्यों ज्यादा क्रिटिकल है इंडिया में स्पेसिफिकली. ठीक है. दूसरा, विच द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डिलेमा डिस्कस्ड इन द पैसेज. so there is sort of dilemma which must have been discussed in the passage. We are getting the idea from the question itself कि ऐसा कोई dilemma रहा होगा. थर्ड इज द वर्ड ग्रीन वॉशिंग इन द पैसेज रेफर्स टू. तो ग्रीन वॉशिंग जहां भी होगा उसके पहले और बाद वाली आपको एक एक लाइन अच्छे से पढ़नी है, सो दैट आप इसके क्वेश्चन का आंसर रिड्यूस कर सके इंफॉर्मेशन वहीं से ही पैसेज से. विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज. तो अकॉर्डिंगली सब कुछ पढ़ने के बाद अब वी डोंट नो स्पेसिफिकली किस पैसेज के पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछा गया, शायद ओवरऑल ओपिनियन ही होगा. ठीक है. नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज. अगेन पूरे पैसेज पे डिपेंडेंट हो सकता है क्वेश्चन. देयर आफ्टर द ऑथर्स टोन इन द पैसेज. टोन में आपको पहले भी बता चुका हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ पे फोकस ज्यादा रखिए, आपको टोन का आइडिया आ जाएगा. देन क्वेश्चन नंबर 8, विच द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड स्ट्रेंथन द ऑथर्स व्यू पॉइंट. कल वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था विल वीकन द ऑथर्स आर्गुमेंट, तो आज हमें स्ट्रेंथन वाला एक क्वेश्चन पूछा गया. देयर आफ्टर, व्हाट रोल डू प्राइवेट कॉर्पोरेशंस का पॉइंट पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट कॉर्पोरेशंस का कौन सा ऐसा रोल है विच दे प्ले इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग टू द पैसेज. हमने टॉपिक पता लग चुका है, दैट इज क्लाइमेट चेंज. ठीक है. बट क्लाइमेट चेंज एग्जैक्टली है या कुछ और भी डिस्कस किया गया, उसी को पता लगाने के बाद हम सूटेबल टाइटल दे पाएंगे फॉर दिस पैसेज. ओके. So let us start reading the comprehension passage. जो जो information important होगी, it will hit our brain somehow. जो हमने questions पढ़ लिए हैं, आप keywords उसके note करेंगे. As I told you earlier, I repeat, if you haven't watched that video, you should go and watch it. तो चलिए जी शुरुआत करते हैं. Climate change has moved from being a distant environmental concern. Sorry. Climate change has moved. तो क्लाइमेट चेंज की किसी एक एस्पेक्ट से दूसरे एस्पेक्ट पे मूव करने की बात यहाँ पे इंडिकेशन मिलती है आपको इन द वेरी फर्स्ट लाइन. क्लाइमेट चेंज हैज मूव्ड फ्रॉम बीइंग अ डिस्टेंट एनवायरमेंटल कंसर्न. तो क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंटल कंसर्न तो डेफिनेटली है, ठीक है, बट इट हैज मूव्ड टू व्हाट. इट हैज मूव्ड टू एन अर्जेंट इकोनॉमिक चैलेंज. तो यहाँ से हमें बिगिनिंग से आइडिया हो जाता है कि टॉपिक क्या हो सकता है पॉसिबली. बात क्लाइमेट चेंज की हो रही है, लेकिन इसके इन्वायरमेंटल कंसर्न, जो इसके इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स हैं, उनके अलावा विद रिलेशन टू इकोनॉमिक चैलेंज की बात यहाँ दोस्तों होने वाली है. ठीक है. वी गेट सम सॉर्ट ऑफ क्लियर पिक्चर. नाउ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स आर डिसरप्टिंग एग्रीकल्चर. अब राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर की वजह से जिस क्लाइमेट चेंज में पर्टिकुलरली ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, इसलिए कंसर्न राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स पे डाला गया, जो मेन फोकस है. are disrupting agriculture, increasing the frequency of extreme weather events. तो एग्रीकल्चर इसमें आ गया, दैट मींस व्हिच इज एन इकोनॉमिक फैक्टर. ठीक है. इकोनॉमिक उसका क्या आउटकम किस चीज पे है. दूसरा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इन्वायरमेंट से रिलेट कर गया. एंड पोजिंग रिस्क टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इकोनॉमी से रिलेट हो गया. ठीक है. फॉर डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया, इंडिया पे सवाल किया गया था कि इंडिया पे मेजरली क्यों क्रिटिकल है. तो फॉर अ डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया या फॉर डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया द स्टेक्स आर पर्टिकुलरली हाई. वहां से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है. एस मिलियंस डिपेंड, क्यों है ये चीजें, ये पर्टिकुलरली हाई क्यों है स्टेक्स यहाँ पे, क्रिटिकली क्यों, ज्यादा क्रिटिकल क्यों है इंडिया के लिए, बिकॉज मिलियंस डिपेंड डायरेक्टली ऑन क्लाइमेट सेंसिटिव सेक्टर्स. तो मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन क्लाइमेट सेंसिटिव सेक्टर्स. इसमें आप बात किसकी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर की, जो डायरेक्टली अफेक्ट होती है. डायरेक्टली अफेक्ट किसकी वजह से, राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स और क्लाइमेट चेंज की वजह से, इन क्लाइमेटिक शिफ्ट्स की वजह से, राइट, लाइक फार्मिंग एंड फिशरीज. चलो जी, एक क्वेश्चन का आंसर तो इजीली हमें मिल ही जाएगा. आप कहें तो हम क्वेश्चन का आंसर सॉल्व भी कर लेते हैं पहले. ठीक है. सो जैसे कि क्वेश्चन था, according to the passage, why is climate change especially critical for India? Especially critical for India only. ठीक है. India is the largest carbon emitter, that is why we haven't discussed anything like that.
Its economy depends heavily on climate sensitive sectors. India has no climate policies in place. India corporations are unwilling to invest in renewable energy. तो आपको पहले पैराग्राफ में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या मिलता है कि इकोनॉमी जिसमें लिखा हुआ था मिलियंस डिपेंड ऑन क्लाइमेट सेंसिटिव सेक्टर्स, जिसमें एग्रीकल्चर और फिशरीज की बात की गई, विच मींस दोस्तों ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। Now, governments worldwide have pledged to cut carbon emissions. अब worldwide governments ने कुछ सोचा तो है, अब इन्होंने कसम तो खाई है, बट गवर्नमेंट्स के वादे अक्सर इनकी कसमें झूठी पड़ सकती हैं। बाकी पैसेज पे हम डिपेंडेंट रहेंगे, अपनी किसी तरह की पॉलिटिकल जो एनिमोसिटी है या पॉलिटिकल इंटीमेसी है इस पैसेज में अप्लाई नहीं करने वाले आज। ओके, सो गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड हैव प्लेस्ड टू कट कार्बन एमिशंस। उन्होंने सोचा तो है कि कार्बन एमिशंस को कट किया जाए, क्योंकि कार्बन एमिशन जितने ज्यादा होंगे उसी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर राइज करेंगे और ये क्लाइमेटिक शिफ्ट्स देखने को मिलती हैं, कभी हैवी रेनफॉल तो कभी सूखे का पड़ना, राइट। टू कट कार्बन एमिशंस, बट मैंने कल भी कहा था, कल पिछली क्लास में भी कहा था, बट हाउएवर ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे ऑथर अपना ओपिनियन मेंशन कर सकता है या जो रियल डेटा है उसको शो कर सकता है as compared to whatever has been asserted, whatever has been mentioned in the passage, right, like regarding governments. So but progress has been uneven, progress तो अच्छी नहीं हो रही है। ठीक है, so developed countries often set ambitious targets, developed countries ambitious targets set करती हैं, yet fall short in implementation, but implementation पूरी अच्छे से नहीं हो पाती, उसमें कमी रह जाती है। Meanwhile, अब इसके साथ साथ और क्या होता है, Meanwhile emerging economies, अब developed that means ये developing हो गई, emerging का मतलब है developing economies which means developing countries। तो developing economies argue that they cannot be expected to compromise growth, कि आप उनसे उम्मीद तो ना ही लगाएं कि वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे ग्रोथ को when their per capita emissions remain far below, जब उनके per capita emissions जो हैं which means यहाँ बात चल रही है कार्बन emissions की, और ये लोग आर्ग्यू करते हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज कि हमसे एक्सपेक्ट ना करें जो हमारी पर कैपिटा एमिशंस रिमेन फार बिलो, दैट मींस हमारा तो कार्बन एमिशन बहुत ही कम है, दोज ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, व्हिच मींस जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनका पर कैपिटा या टोटल उनका जो कार्बन एमिशन है दैट इज फार हायर देन दीज डेवलपिंग इकोनॉमीज और इमर्जिंग इकोनॉमीज, क्योंकि यहाँ मेंशन्ड है पैसेज में, वी आर नॉट talking about our own opinions but whatever has been mentioned in the passage we are trying to focus it on. Now this tug of war of what between environmental responsibility कि environment को संभाले and economic development या economically develop करें अपनी country को has become defining dilemma of our times। तो dilemma पे question आया था, तो क्या dilemma क्या है कि environment को बचाएं या फिर economic development करें। ठीक है, आइए देखते हैं question क्या था। देखो यही क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन, पहले पैराग्राफ में से फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पैराग्राफ में सेकंड क्वेश्चन, which of the following best describes the dilemma discussed in the passage। ठीक है, so what do you think so, क्या लगता है आपको आंसर क्या होगा। आज के इस कॉम्प्रिहेंशन में एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ने वाला हूं जिस क्वेश्चन का आंसर आप खुद लोग करेंगे। ठीक है, देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन छोड़ देंगे या फिर टाइटल का क्वेश्चन आप पे छोड़ूंगा मैं। ठीक है, सो बैलेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करना एक डिलेमा बन चुका है। आपको रिलेटिवली कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी, येट बाकी ऑप्शंस गो थ्रू करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ट्रांजिशनिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग, कि ट्रांजिशन हो रही है, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांजिट की जा रही हैं चीजें। ठीक है, ये डिलेमा है। डेवलपिंग नेशंस रिफ्यूजिंग टू अडॉप्ट क्लाइमेट पॉलिसीज, डेवलपिंग नेशंस ने ये कहा था कि हमारे कार्बन एमिशंस को तो एक्सपेक्ट मत करो कि हम उसमें कुछ तरह की उसमें क्या था कि हम उसमें कुछ एक्सपेक्ट मत करो कि हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे ग्रोथ को। यस, तो उन्होंने ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा कि हमसे एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि हमारा पर कैपिटा ऑलरेडी जो कार्बन एमिशन है वो फार बिलो है एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, राइट। तो इसमें लिखा है डेवलपिंग नेशंस रिफ्यूजिंग टू अडॉप्ट टू क्लाइमेट पॉलिसीज, ऐसा नहीं है, डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन है, ये भी डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन है। डेवलप्ड नेशंस फंडिंग रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स इन इमर्जिंग इकोनॉमीज, डेवलप्ड नेशंस तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं भैया। तो बैलेंसिंग, ये दोनों चीजों को बैलेंस करना, डेवलपमेंट पे काम किया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे या इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली जाए। आप अगर पैसेज के एसेंस को समझे फर्स्ट लाइन से ही,
तो बात ये हुई थी इट हैज मूव्ड फ्रॉम इन्वायरमेंटल कंसर्न टू व्हाट इकोनॉमिक कंसर्न्स, राइट। तो इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट का, उसके रिलेशन में बात हो रही है पूरे पैसेज के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका आपका राइट आंसर हो जाता है। ग्रीन वॉशिंग अभी आया नहीं, तो हम अगले दो पैराग्राफ्स जो ड्यू हैं उनको फटाफट से पढ़ लेते हैं एक दफा, ताकि इंफॉर्मेशन मैक्सिमम डिड्यूस कर सकें, विच आर गुड इनफ टू आंसर आर रिमेनिंग 8 क्वेश्चंस। नाउ द प्राइवेट कॉर्पोरेशंस आर आल्सो स्टेपिंग। अब पहले तो बात हो रही थी डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज की, अब प्राइवेट कॉर्पोरेशंस आ गए, जिसपे आपको पता है कि क्वेश्चन पूछा गया आपसे प्राइवेट कॉर्पोरेशंस के ऊपर, राइट। तो ध्यान से पढ़िएगा। So private corporations are also stepping into the climate arena. Some have invested heavily in renewable energy. कईयों ने इन्वेस्ट कर दिया है जी heavily renewable energy sources पे, ताकि कार्बन एमिशन कम हो सके, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड कार्बन ऑफसेट प्रोग्राम्स, इन पे इन्वेस्ट किया है, बोथ टू रिड्यूस रिस्क्स। एक तो उनको रिस्क्स रिड्यूस करने हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से रिस्क्स अकर होते हैं, एंड दूसरा फोकस क्या है, एंड टू अपील टू एनवायरमेंटली कॉन्शियस कंज्यूमर्स। अब उनके ही जो कंज्यूमर्स हैं प्राइवेट कॉर्पोरेशंस के, ठीक है, जो बड़े ही कॉन्शियस हैं कंज्यूमर्स, इन्वायरमेंटली कॉन्शियस हैं, उनको अपील करने के लिए भी ऐसा किया ताकि उस कॉर्पोरेशन उन कंपनीज के साथ वो ज्यादा कनेक्टेड रहे और उनके ही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को परचेज करते रहे। येट क्रिटिक्स आर्ग्यू, ठीक है, लेकिन क्रिटिक्स क्या आर्ग्यू करते हैं, दैट ग्रीन वॉशिंग द प्रैक्टिस ऑफ एग्जैजरेटिंग। तो ग्रीन वॉशिंग पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ग्रीन वॉशिंग है क्या, आपका आंसर यही मिल जाएगा। ग्रीन वॉशिंग द प्रैक्टिस ऑफ एग्जैजरेटिंग, एग्जैजरेटिंग का मतलब होता है एग्रेवेटिंग, वर्सनिंग, कि किसी चीज को बद से बदतर बनाना, उसको और ज्यादा खराब कर देना, डिटीरियोरेट कर देना, ठीक है। So greenwashing is called what? The practice of exaggerating eco-friendly actions. तो eco-friendly actions को सिर्फ exaggerate करने की टर्म है greenwashing. Undermines genuine progress. तो genuine progress को ये चीज undermine कर देती है, ठीक है। Thereafter, ultimately, addressing climate change will require. अब यहाँ पे आप देखें तो पहले concerns डिस्कस हुए, देर आफ्टर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की बात हुई, देर आफ्टर प्राइवेट कॉर्पोरेशंस की बात हुई, अब यहाँ पे लास्ट में क्या है, सॉल्यूशंस आ रहे हैं, कुछ सजेशंस आपको देखने को मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज विल रिक्वायर, ठीक है। तो किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, दैट मींस देयर इज सॉर्ट ऑफ सजेशन व्हिच हैज बीन गिवन बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज, राइट। सो एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज विल रिक्वायर कलेक्टिव विल, तो इसमें सब लोगों का इकट्ठा साथ चाहिए होगा, जिसमें कि गवर्नमेंट सेटिंग स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को रेगुलेट करें, सेट करें, बिजनेसेस इनोवेट करें सस्टेनेबली, एंड इंडिविजुअल्स अडॉप्ट करें ग्रीनर लाइफस्टाइल्स को। तो इंडिविजुअल्स भी बीच में है, बिजनेसेस भी बीच में है, गवर्नमेंट्स भी बीच में है, तो सबकी ही इच्छा इंपॉर्टेंट है, सबका साथ सबका विकास। अनलेस दिस कन्वर्जेंस हैपेंस, जब तक कि ऐसा होता नहीं है, द कोस्ट ऑफ इनएक्शन में फार आउटवे, तो जो कोस्ट है इनएक्शन की, हमारे ना कुछ करने का जो हमें जुर्माना भुगतना पड़ेगा, मे फार आउटवे दी शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइसेस, जो आज हमें थोड़े बहुत सेक्रीफाइसेस शॉर्ट टर्म करने भी पड़ रहे हैं ना, अगर हम ये ना करें, अगर हम नहीं करते ये चीजें, तो हमें इसका बहुत ज्यादा जुर्माना या हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, हमारे इस इनएक्शन का, नीडेड फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, जो हमारे लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जी, पैसेज हम पूरा पढ़ चुके हैं, दो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए, इसका आंसर बी है, इसका आंसर ऑप्शन ए है। अब ग्रीन वॉशिंग की बात हुई थी, ग्रीन वॉशिंग को कहा गया कि प्रैक्टिस ऑफ व्हाट, प्रैक्टिस ऑफ एग्जैजरेटिंग, लिखा हुआ था प्रैक्टिस ऑफ एग्जैजरेटिंग व्हाट, एग्जैजरेटिंग इको फ्रेंडली एक्शंस, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या डिटेल मेंशन है, आंसर निकालना पड़ेगा। तो ग्रीन वॉशिंग का नाम जो दिखा गया टर्म, उसका मतलब है इन्वेस्टिंग इन ग्रीन एनर्जी, उसके बाद फॉल्स और एग्जैजरेटेड क्लेम्स ऑफ इको फ्रेंडलीनेस, कि आप बड़े इको फ्रेंडली है, या आप एग्जैजरेटेड या फॉल्स क्लेम्स कर रहे हैं, जो प्राइवेट कॉर्पोरेशंस की बात हुई, और टेक्निक फॉर क्लीनिंग पॉल्यूटेंट्स या फिर रिसाइकलिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। समझ गए होगे आप, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी है जो एग्जैक्टली वर्ड्स में आपके पैसेज में मेंशन था, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। देयर आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following statements is true? अब आपने सारे पैसेज से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिड्यूस कर ली है, अब आपको देखना यह है कि उनमें से एग्जैक्ट आंसर क्या बन सकता है आपका, ठीक है। जैसे कि डेवलप्ड नेशंस ऑलवेज फुलफिल देयर क्लाइमेट कमिटमेंट्स, डेवलप्ड नेशंस हमेशा फुलफिल करते हैं अपने क्लाइमेट कमिटमेंट्स को, जबकि डेवलप्ड नेशंस के बारे में बड़ी साफ बात कही गई थी कि एम्बिशियस टारगेट्स तो वो लोग सेट करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स अनइवन होते हैं, ठीक है, पैसेज में लिखा था।
राइट। अगर पैसेज में ऐसा लिखा था विच मीन्स ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। इंडिविजुअल्स प्ले नो रोल इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। अब जब लास्ट में सजेशंस भी दी गई, ठीक है, तब भी कहा गया कि हमें इंडिविजुअल्स की तरफ से क्या चाहिए, कि वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करें। कॉर्पोरेशंस की बात की गई या फिर बात की गई डेवलप्ड कंट्रीज की, जिनको कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को रेगुलेट करना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो प्राइवेट कंपनीज की जब बात चल रही थी तब भी ये लिखा गया प्राइवेट कंपनीज पर्टिकुलरली ऐसा करती हैं, तो क्यों करती हैं, क्योंकि उनको अपने इन्वायरमेंटली जो कॉन्शियस कंज्यूमर्स हैं उनको अपील करना होता है, विच मीन्स पीपल केयर अबाउट इट, ठीक है, लोग करते हैं केयर इस बारे में। तो इंडिविजुअल्स प्ले नो रोल गलत हो जाता है, ठीक है। नाउ मिटिगेशन लिखा है यहाँ पे, क्लाइमेट चेंज नहीं लिखा। मिटिगेशन मतलब उसके इफेक्ट को कम करना। बिजनेसेस समटाइम्स अडॉप्ट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस फॉर कंज्यूमर अपील, ठीक है, ऐसा हुआ था। ट्रू स्टेटमेंट निकालनी आपने कहीं से भी हो सकती है, वो पूरे पैसेज में से। तो बिजनेसेस समटाइम्स, अब लिखा था दो रीजंस थे कि जो प्राइवेट कंपनीज, ठीक है, आप चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, अगर आप भूल रहे हैं तो। अब देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ था, private corporations are also stepping into the climate arena. Some have invested heavily in renewable energy, electric mobility, and carbon offset programs. ऐसा किया उन्होंने, both to do what? To reduce risks and to appeal to environmentally conscious consumers. मतलब ये दो reasons हैं, which means कई बार वो अपने सिर्फ environmentally conscious consumers को अपील करने के लिए ऐसा करते हैं, और कई बार वो रिड्यूस करने के लिए रिस्क को भी ऐसा करते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। बाकी आपको फोर्थ भी देखना है अभी, emerging economies emit more carbon, उल्टा हो गया जी। emerging economies कम कार्बन एमिट करती हैं, ऐसा पैसेज में लिखा था। उन्होंने कहा था कि हम इस तरह के कोई भी सेक्रीफाइसेस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा पर कैपिटा जो कार्बन एमिशन है दैट इज फार बिलो एज कंपेयर टू व्हाट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, व्हिच मींस ऑप्शन डी भी डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन है। तो ऑप्शन सी आपका इसका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, what does the author imply by the costs of inaction may far outweigh the short term sacrifices, कि कैसे हमारे शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइसेस जो हैं उनकी कोस्ट जो है, हाँ, वो मतलब शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइसेस की कोस्ट जो है वो कुछ भी नहीं होगी किसके सामने, जो हमारे इनएक्शन की कोस्ट होगी, जो फ्यूचर स्टेबिलिटी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किस तरह से वो चीज इंपैक्ट कर सकती है, कोस्ट ऑफ इनएक्शन, कुछ ना करने का जो कोस्ट है, ठीक है, हर्जाना है, may far outweigh the short term sacrifices, मतलब short term sacrifices कुछ नहीं है उसके सामने। So climate change will naturally correct itself in the future, तो हम पॉलिसीज बनाने की बात ही क्यों करते हैं, राइट। long term damages from climate change will be greater than the immediate economic adjustments। immediate economic adjustments का मतलब है short term sacrifices जो हमें करने हैं, which means हमें जो कार्बन एमिशन की क्वांटिटी को कम करना है, ठीक है, और वो कुछ भी नहीं होंगे किसके आगे, जो लॉन्ग टर्म डैमेजेस होंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से, विल बी ग्रेटर देन दिस, ठीक है। तो ये बात ठीक लग रही है आपको, ऑप्शन सी। इकोनॉमिक सेक्रीफाइसेस विल परमानेंटली डैमेज डेवलपिंग इकोनॉमीज, इस रिलेशन में बात नहीं हुई, वैसे भी कॉन्टेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ठीक है, ना कि डेवलपिंग या डेवलप्ड इकोनॉमीज को किस तरह से अफेक्ट करना। इंडिविजुअल एक्शंस आर इररिलेवेंट इन सॉल्विंग क्लाइमेट इश्यूज, ठीक है। अब इस बात से कोई रिलेशन नहीं है, बात अपने आप में ठीक है कि इंडिविजुअल एक्शंस जो होंगे उनसे कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करनी पड़ेगी, बिजनेसेस को भी सपोर्ट करनी पड़ेंगी, और इंडिविजुअल्स को भी उतरना पड़ेगा, ठीक है। तो बात ठीक है कि इंडिविजुअल एक्शंस आर इररिलेवेंट इन सॉल्विंग क्लाइमेट इश्यूज, इंडिविजुअल एक्शंस कुछ नहीं कर पाएंगे, बट बात आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही, ठीक है, सपोर्टिंग डिटेल जरूर है, बट क्वेश्चन का आंसर कौन दे रहा है, ऑप्शन बी। आई होप यू गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following can be inferred from the passage, जो आपने जितना पढ़ा देखिए, basically something that is true। climate change is only an environmental problem, चलो पहले लाइन से क्लियर हो गया था हमें कि ये तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को भी साथ में डिस्कस कर रहा है पूरा पैसेज ही, तो सिर्फ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये तो शिफ्ट भी कर रहा है, साफ लिखा हुआ था, मूव्ड फ्रॉम दिस टू दैट, ठीक है। corporations always act in genuine environmental interests, वो तो कह रहा था कि कॉर्पोरेट्स कई बार रिड्यूस करने के लिए, तो कई बार अपने इन्वायरमेंटली कॉन्शियस कंज्यूमर्स को अपील करने के लिए ऐसा करती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई। ग्लोबल कॉर्पोरेशन इज नेसेसरी टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, डेवलपिंग कंट्रीज शुड कंप्लीटली होल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो डेवलप्ड कंट्रीज का क्या होगा, डेवलपिंग कंट्रीज तो वैसे ही पर कैपिटा कार्बन एमिशन उनका कम है, ठीक है,
तो ग्लोबल कॉपरेशन मतलब पूरी तरह से हर तरफ से कॉपरेशन चाहिए, गवर्नमेंट्स की तरफ से भी, बिजनेसेस की तरफ से भी और इंडिविजुअल कॉपरेशन भी is necessary to address climate change. Option C has to be the right answer. I hope you got it. Now, question number 7, the author's tone. ठीक है, अब ऑथर की टोन कैसी है? अब अगर आपने ऑब्जर्व किया हो फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर ऑथर ने क्या क्या मेंशन किया? प्रॉब्लम्स मेंशन करी जो कि अकर हो सकती हैं किस वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब उसको दो एस्पेक्ट्स के साथ रिलेट किया गया, एक तो इन्वायरमेंटल, दूसरा इकोनॉमिक एस्पेक्ट के साथ। उसके साथ डिस्कस किया गया कि गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, कॉर्पोरेशंस क्या करती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज क्या करती है, और लास्ट में उसने एडवाइस भी दी। ठीक है, तो चार ऑप्शंस आपके पास हैं, अलार्मिस्ट एंड फियरफुल, परसुएसिव एंड कंसर्न्ड, न्यूट्रल एंड इनडिफरेंट, ऑप्टिमिस्टिक एंड सेलिब्रेटरी। ऑप्टिमिस्टिक एंड सेलिब्रेटरी ये होगा जब हमारी सारी पॉलिसीज इन प्लेस हैं और हमें सक्सेस दिख रही है कि हमने वाकई क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर लिया है, उसके इम्पैक्ट्स को। तो डी गलत हो गया। देखो इसका आंसर पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि कुछ कैटास्ट्रफीज की बात हुई है। ये ऑप्शन भी पॉजिटिव है, न्यूट्रल एंड इनडिफरेंट, जिसमें कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कोई। ठीक है, तो वहां पे अगर आपने ऑब्जर्व किया तो एक तरफ हमें वो चीजें दिखा रहा था किस तरह से कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स आ सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं, और लास्ट के पैराग्राफ में चल के आपको क्या देखने को मिला कि ऑथर जो था he was urging to take some steps। ठीक है, he was trying to convince the other person कि आपको ये स्टेप्स लेने चाहिए if you definitely want to get over these climatic change shifts। ठीक है, अलार्मिस्ट और फियरफुल में देखते हैं जो कि सिर्फ नेगेटिव है, इसमें सजेशंस वाला पॉइंट कवर ही नहीं हो पाएगा, सिर्फ हमें अलार्म कर रहा था। फियरफुल है कि कितनी बड़ी कैटास्ट्रोफीज आने वाली, कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बट सॉल्यूशंस वाला पॉइंट कहाँ गया? तो आप तो 1 और 4 सबको लेके चलोगे ना, 1 2 3 4 पैराग्राफ्स को। तो वो परसुएसिव है बिकॉज ही इज अर्जिंग समहाउ, ही इज सजेस्टिंग अस व्हाट आर द पॉसिबल वेज टू ओवरकम दीज क्लाइमेटिक शिफ्ट्स और क्लाइमेट चेंज इश्यूज। साथ ही साथ वो कंसर्न्ड है इन प्रॉब्लम्स को लेके कि कैसे सॉल्व होंगी, अगर नहीं होंगी तो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो आपका राइट आंसर जो टोन का क्वेश्चन का होगा दैट इज ऑप्शन बी। अच्छा ध्यान रखिए, कई बार आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा के इस तरह से भी पूछ सकता है, व्हाट इज द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द पैसेज। ठीक है, author's attitude is equal to author's tone। ठीक है, इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, which of the following if true। अगर इनमें से कोई बात ट्रू हो गई तो वो strengthen the author's viewpoint। अब ऑथर का व्यू पॉइंट क्या है? लाइक सम डिजास्टर में अकर। ठीक है, ऑथर का व्यू पॉइंट तो ये है, कहाँ पे? क्लाइमेट चेंज की वजह से, इन्वायरमेंटल और साथ साथ इकोनॉमिक। नाउ कंट्रीज दैट इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी सी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक गेन्स। ठीक है, तो वो कंट्रीज जो इन्वेस्ट करती हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक गेन्स उठा सकती हैं। ठीक है, फायदा ले सकती हैं। इसी वजह से बात चल रही थी शायद कि जब उसने कहा था द कॉस्ट ऑफ आर इनएक्शन और साथ में कहा था एज कंपेयर टू आर सेक्रीफाइसेस। देयर आफ्टर लिखा है क्लाइमेट चेंज हैज मिनिमल इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। ये तो काफी बड़ा इम्पैक्ट था क्योंकि मिलियंस डिपेंड, स्पेशली इन इंडिया अगर बात करते हैं तो मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन फार्मिंग एंड फिशरी, और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट नहीं होता एग्रीकल्चर के ऊपर। दैट इज रॉन्ग, पूरे पैसेज में डिस्कस भी हुआ। नाउ ग्रीन वॉशिंग एलिमिनेट्स द नीड फॉर स्ट्रिक्टर पॉलिसीज। ग्रीन वॉशिंग एलिमिनेट नहीं करती, वो एग्जैजरेट करती है, उल्टा बढ़ा देती है इन प्रॉब्लम्स को। तो जो आपको ऑप्शंस बिल्कुल गलत लगती हैं उनको एलिमिनेट करना शुरू किया करो, जिसमें आपको लगता है कि पॉसिबली ठीक हो सकता है उसको आप एक बार होल्ड पे डाल लीजिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमें ऐसा लगता है कि इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ डेवलप्ड कंट्रीज अचीव ऑल एमिशन रिड्यूसिंग टारगेट्स, तो उसमें तो लिखा था रिजल्ट्स आर अनइवन, कि एम्बिशियस टारगेट तो सेट करते हैं, तो ये बात अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, डिस्टॉर्टेड होगी जो गिवन पैसेज की इंफॉर्मेशन थी। तो ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाता है, प्लस सपोर्ट भी इस चीज को मिल रही थी कि आज अगर हम थोड़ी इकोनॉमिक एडजस्टमेंट्स कर लें, ठीक है, अपने डेवलपमेंट एडजस्टमेंट्स कर लें, और लॉन्ग टर्म में अगर हम इसका इवेंचुअल रिजल्ट यही होगा कि आप अज्यूम यही करते हैं कि अगर आप ग्रीन टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा उसका, राइट। तो कंट्रीज दैट इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी सी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक गेन्स, क्योंकि वहां पे वो कार्बन एमिशन को काफी हद तक कर पाएंगे, और जब कर लिया कार्बन एमिशन रिड्यूस कर लिया उन्होंने, तो क्लाइमेट चेंज भी मिटिगेट हो जाएगा, राइट। Question number 9, the second last question will be for you. What role do private corporations play in addressing climate change according to the passage? तो private corporations क्या करती हैं? आपने पढ़ा ही था क्या रोल प्ले करती हैं प्राइवेट कॉर्पोरेशंस। ठीक है,
दे रिमेन अनइन्वॉल्व इन इन्वायरमेंटल इश्यूज, ये तो पूछ रहा आपसे खुद ही कि रोल क्या प्ले करती हैं, अनइन्वॉल्व वाली टास्क ही निकाल दो क्योंकि रोल तो प्ले करती है, वो आपने पढ़ा था, पूरा पैराग्राफ था उस पे थर्ड। दे बोथ इनोवेट एंड समटाइम्स एग्जैजरेट इको फ्रेंडली क्लेम्स। अब एग्जैजरेट इको फ्रेंडली क्लेम्स वाली बात कहाँ से रिलेट करी, ग्रीन वॉशिंग से, जो प्राइवेट कॉर्पोरेशन ही करती हैं, और उसमें लिखा था बोथ, बोथ टू रिड्यूस एमिशंस या फिर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, और साथ ही साथ इसके अलावा अपील करना, ठीक है। थर्ड है दे लोबी अगेंस्ट गवर्नमेंट क्लाइमेट पॉलिसीज, ऐसा कुछ पैसेज में मेंशन नहीं था। दे फुली फंड रिन्यूएबल एनर्जी इन डेवलपिंग नेशंस, ऐसा भी कुछ नहीं था, ये प्राइवेट कॉर्पोरेशन खुद से इन्वेस्ट करती है, जैसे उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स की एग्जांपल भी गिवन थी पैराग्राफ 3 को, अगर आप अच्छे से रेफर करें तो आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन बी, जो पैसेज में थर्ड पैराग्राफ के अंदर मेंशन्ड है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, अ सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज कुड बी व्हाट, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। वैसे तो आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है, चारों पैराग्राफ, सेट ऑफ पैराग्राफ्स, इसके लिए पूरा पैसेज क्रिएट किया गया, बिगिनिंग से आपको इसका आर्गुमेंट पता लग जाता है किस बात पे ऑथर इज अबाउट टू कन्वर्सेट। तो क्लाइमेट चेंज एंड इकोनॉमिक टग ऑफ वॉर, क्या थी, दोनों चीजें थी। वाई डेवलपिंग नेशंस रिजेक्ट ग्रीन पॉलिसीज, क्यों रिजेक्ट करती हैं जो डेवलपिंग नेशंस हैं ग्रीन पॉलिसीज को, ठीक है, उसमें रीजन था, बट क्या ये टाइटल होगा। द एंड ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, कॉर्पोरेशंस द ओनली सेवियर्स ऑफ द प्लैनेट। तो आपको ऑप्शन में ए बी सी डी में से मुझे आंसर करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि राइट आंसर क्या होगा, टाइटल, suitable title for the passage. So this was all about today. In the next video, I'll see you with one more reading comprehension passage, and keep watching the videos. If you like this, please share it with your friends as well. And if you are new to the channel, please don't forget to subscribe it. Thank you very much. Have a good day.